अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें नेकियां करने की तौफीक दे। अच्छा, ये दुआ ना लाजमी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों में इजाफा करे, हमें नेकियां करने की तौफीक दे। और पूरा दिन हम एक काम ऐसा ज़रूर करें कि जब रात को सोने लगें तो हमें खुशी हो कि आज का दिन जो है हमने बड़ा पॉजिटिव गुजारा है और किसी की मदद की है। अब यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि किसी की मदद क्या सिर्फ पैसों से की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास एहसास है, अगर आप की नेचर हम्बल है, अगर आप किसी परेशान इंसान को सिर्फ मुस्कुरा के देख लें, उससे बात कर लें, उसकी बात सुन लें, तो ये भी मदद है। तो ज़रूरी नहीं होता कि लोग ये सोचते कि जी हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे तो हम किसी की मदद करेंगे, हमारे पास बहुत कुछ होगा तो हम किसी की मदद करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन करें, अगर आपकी नेचर हम्बल है, अगर आप डाउन टू अर्थ हैं, अगर आप लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं, लोगों की बात सुनने का जज्बा रखते हैं और किसी की मुश्किल आपकी मुस्कुराहट से, आपकी किसी अच्छी एडवाइस से दूर हो जाती है, तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। और एक और चीज़ और, मशवरा के हवाले से जो कहते हैं ना कि जी एडवाइस लेनी चाहिए, तो एडवाइस जिन लोगों से आप लेते हैं या जो लोग आपको एडवाइस कर रहे होते हैं, आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है कि चाहे आप उन लोगों को पसंद करें ना करें, चाहे आपको किसी से कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन जब किसी को मशवरा दें तो ज़रूर अच्छा मशवरा दें। जब किसी को गाइड करने की बात आए तो आपका कोई भी किसी से प्रॉब्लम हो, उसको हटा के साइड पे रख के उसको अच्छा गाइड करें, क्योंकि आपकी अच्छी गाइडेंस, आपकी अच्छी रहनुमाई किसी की लाइफ बना सकती है और किसी की लाइफ बिगाड़ सकती है। तो जब भी लोगों से बात करें और कोई शख्स आप पर एतमाद करके आपसे पूछे कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए, तो ये जो एडवाइस है ना, ये बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो मुख्तलिफ हैं, आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात मुख्तलिफ हैं। तो आप उसकी पहले पूरी बात सुनें और फिर उसको मशवरा दें, और एक ऐसा मशवरा दें जिसमें कम से कम उसके लिए रिस्क हो, जिसमें कम से कम उसके लिए जो है मुश्किलात हों। तो ये तो हो गई जी आज की बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि मशवरा दें तो किसी को बहुत अच्छे से मशवरा दें, दिन का आगाज़ करें दुआओं के साथ और साथ साथ नेकी करने की तौफीक करने की जो है वो दुआ मांगे। तो अब जो है हमें ज्वाइन किया है सुमेरा ने, और सुमेरा जो है एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि जो स्टार साइंस हैं वो क्या कहते हैं, वर्गोस की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लिब्रा क्या कर रहे हैं, स्टार ऑफ द वीक क्या है और कौन से सितारे जो हैं उनके हालचाल क्या है। इस पर बात करने के लिए सुमेरा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सुमेरा को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुमेरा, ये बताइए कि हम स्टार साइंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या इन लोगों के हालात हैं, ये वीक कैसा रहेगा, किसको जो है वो सब्र करना चाहिए, किसके लिए जो है वो सेलिब्रेशन है, किसके लिए क्या कुछ है। तो स्टार्ट कीजिए और बताइए कि इट्स अप टू यू कि आप पहले जो भी स्टार डिस्कस करना चाहें। जी सुमेरा। तो आज की एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो आज एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट दिन है, और वो इसलिए है क्योंकि आज एक हो रहा है फुल मून, जो कि ओह! फुल मून हो रहा है एक्वेरियस के साइन में। अच्छा। और ये फुल मून की खास बात क्या है कि इस फुल मून में जो है एक ऑस्पिशियस यानी एक अच्छी चीज ये हो रही है कि सन और जुपिटर का कंजंक्शन हो रहा है, यानी हाँ, कि ये दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ। क्लैरिटी के लिए, खुशियों के लिए, और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में अभी हमें चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आउट होनी शुरू होगी, यानी कि हमें अवेयरनेस आने का टाइम है ये। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा मज़े का दिन है। शाम 7:30 बजे के करीब ये फुल मून हो रहा होगा, तो बड़े सारे लोग फुल ओके। मून की रिचुअल्स करते हैं, हाँ, जहाँ पे आप चीज़ों को लेट गो कर सकते हैं। कोई नई चीज़ स्टार्ट करने का दिन नहीं है, लेकिन इधर आप जो है रिचुअल्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी से कोई अगर आपको गुस्सा है, या अगर आपको किसी से कोई अंदर दिल में कोई जज़्बात कभी-कभी आप हर्ट होते हैं, तो आप उन चीज़ों को लेट गो करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ब्राइट किस्म का दिन है। सही, बिल्कुल, एक बड़ा ब्राइट किस्म का दिन है और फुल मून है, तो ज़ाहिर-सी बात है। अब इसके बारे में आपने डिटेल्स हमें दी। अब ये बताइए कि जो स्टार साइंस हैं, वो स्टार्ट कीजिए आप कि चलिए एरीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कुछ होने वाला है जी? ये हफ़्ता कैसा रहेगा एरीज़ का? अच्छा, एरीज़ के लिए सबसे मज़े की चीज़ ये है कि पहले तो कि एरीज़ के जो रोमांटिक लाइफ़ है वो काफ़ी हद हाँ, तक इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, अच्छा, और यहाँ पर ऐसा भी है कि उनको लक मिल रही है बच्चों के ज़रिए, जो जैसे कुछ लोगों की लक बढ़ रही होती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारे एरीज़ इस टाइम पर कंसीव भी कर रहे होंगे, हुँ, और इनके लिए एक अच्छा टाइम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसको हम कहें क्रिएटिविटी
यानी कि अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से चीज़ें बना सकते हैं। और मैं एरीज़ को कहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना आउट ना होएँ, कैलकुलेटेड रिस्क लें और हाँ। साथ-साथ जो है अपने क्रिएटिव तरीकों से पैसे बनाने की कोशिश करें। तो एरीज़ के लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि लक उनकी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। बट अभी भी जो है थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक, अभी भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, ये या बताइए कि करियर जो है वो कैसा रहेगा एरीज़ का जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताइए? अच्छा, एरीज के जो करियर की बात करें तो हाँ। अभी इनकी जो फ्रेंडशिप सर्कल है ना उसके थ्रू इनको बड़ा अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज या कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो इनको चाहिए कि और थोड़ा सा अपने अगर स्किल्स पे, बोलने के स्किल्स पे काम करें, यानी कि आराम से ठहर के बोलने सीख लें अच्छे तरीके से, तो ये अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए ये है कि थोड़ा सा इनका दिल चाहेगा कि जैसे कन्वेंशनल तरीकों से पढ़ते हैं ना, कि आपने किताब खोली और पढ़ लिया, ये टाइम ऐसा है कि आप इंटरनेट खोलें, आप यूट्यूब से, आप डिफरेंट सोर्सेज से, एआई से मदद लेके अच्छी लर्निंग कर सकते हैं। सही, बिल्कुल अच्छी लर्निंग्स हो सकती हैं। अच्छा जी, या नेक्स्ट आप क्या डिस्कस करेंगे बताइए? टॉरस की हम बात करते हैं जी। तो टॉरस के साथ बड़ा मजे का सीन हो रहा है। वो टॉरस, अच्छा। बहुत सारे टॉरस इस टाइम पर घर खरीद सकते हैं। इस हाँ। टाइम पर उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उनका करियर में बहुत ज़्यादा बूस्ट आ सकता है। बहुत सारे टॉरस इस टाइम पर अम, अपने करियर के अंदर एक्सेल कर रहे होंगे, लेकिन घर चेंज कर रहे होंगे। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है बड़े सारे टॉरस के लिए कि अगर वो अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो एक पूरा साल का एक टाइम है जिसके अंदर अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। घर के जो हालात हैं वो थोड़े से हाईलाइट होंगे, यानी कि घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कभी-कभी होता है ना कि हम चीज़ों को दबा रहे होते हैं, हम नहीं देख रहे होते। तो ये टॉरस का टाइम है कि अपने घर को थोड़ी-सी तवज्जो दें और अपने घर में जो रिलेशनशिप्स हैं अपने घर वालों के साथ, वो इम्प्रूव करने का टाइम है। अच्छा, और स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है? इनकी जो कैटेगरीज़ हैं उस हवाले से डिटेल में बताइए। जी, जी। अच्छा, हुँ। यूरेनस उनके स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसे बना सकते हैं इस टाइम पर, यानी अच्छा। कि अगर ई कॉमर्स में काम करें और अनकन्वेंशनल तरीके होते हैं पैसे बनाने के। हमें अक्सर लगता है कि 9 टू 5 से ही पैसे बन सकते हैं। नहीं, हाँ। यहाँ पर ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके, यानी कि किसी को फ्रीलांस प्रोजेक्ट करके ये स्टूडेंट्स हुँ। पैसे बना सकते हैं। और इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी एस्पिरेशंस बढ़ रही होंगी कि हमने अपना स्किल सेट बढ़ाना है और हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। तो ये अच्छा टाइम है टॉरस के लिए कि वो अपने जो कभी-कभी जी, जी। सबकॉन्शियस में ब्लॉकेजेस होते हैं हाँ, कि हाँ। हमने ये नहीं करना, बस ये हमारी लिमिट्स हैं। लेकिन नहीं, ये टाइम है थोड़ा-सा कंफर्ट ज़ोन छोड़ें और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, आप बहुत आगे जा सकते हैं। सही। अच्छा, और शादी, मंगनी एंड ऑल दैट इस हवाले से बताइए टॉरस की? तो यस, टॉरस के जो घर के अंदर हालात बेहतर हो रहे हैं तो उसमें ये हो सकता है कि कोई इंसान नया ऐड हो रहा हो और उसके साथ हालात बेहतर हो रहे हों। एंड रेपुटेशन चेंज होने का मतलब है सारे सिंगल टॉरस जो हैं वो इस टाइम पर शादी कर रहे होंगे। नेक्स्ट 18 मंथ्स तक इनका टाइम भी एक्टिव है और वो दुनिया में नजर आ रहे होंगे कि भाई अब तो इनका स्टेटस चेंज हो गया, अब ये सिंगल से मैरिड हो गए हैं। सही। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं सुमेरा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टे वेलकम बैक टू सुमेरा, हमारे साथ हैं और टॉरस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट स्टार क्या है सुमेरा में, क्या बताने वाली हैं, डिस्कस करते हैं। जी सुमेरा। नेक्स्ट स्टार है जेमिनी। और जेमिनाइज के साथ जो है करियर के उनके पिछले टाइम में बड़े सारे प्रॉब्लम्स रहे थे जो कि अब रिजॉल्व हो चुके हुए हैं। अच्छा। जेमिनाइज के साथ एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है। हो सकता है नई गाड़ी खरीद रहे हों, नया फ़ोन खरीद रहे हों, या अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं उनको बेहतर कर रहे होंगे। और ये टाइम इनके ट्रैवलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेमिनाइज, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, इनकी बड़ी सारी एस्पिरेशन ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें बेहतर हो रही होंगी। जेमिनाइज थोड़ा सा ना इस टाइम पे एक्सपेरिमेंटल भी हुए हैं, तो बहुत सारे जेमिनाइज का दिल जाएगा कि बालों का रंग चेंज कर लें या अपनी अपीयरेंस चेंज कर दें। तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी वॉलेटाइल एनर्जी है कि होता है ना कि कभी-कभी बाल पिन कर लिया और उसके बाद सोच रहे हो ओहो ये क्या किया। सो जेमिनाइज को थोड़ा सा इस चीज़ में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जेमिनाइज की फ्रेंडशिप्स थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन अब जो उनके दोस्त बनेंगे वो काम के दोस्त बनेंगे। स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि अगर आप चाय के होटल पे बैठे बस बातें-बातें करे जा रहे हैं, तो अब आप देखें कि आपके कौन से दोस्त हैं जो आपको करियर में हेल्प कर सकते हैं, और अपने थोड़े मैच्योर फ्रेंड्स बनाएं जिससे आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। सही। ओके, जी। कैंसर्स की बात करें तो कैंसर्स लॉट ऑफ मनी इज कमिंग, बहुत सारे पैसे आएंगे कैंसर्स के पास। ये एक बहुत अच्छा टाइम है।
लेकिन ये पैसे कैसे आ रहे होंगे कि अब आप अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस होंगे, व्हिच मीन्स कि थोड़ी-सी इमोशन से बाहर आके करियर के अंदर थोड़ा-सा फ़ोकस कर रहे होंगे। एक और चीज़ जो कैंसर को मैं कहूँगी कि इनकी फ़ॉरेन सेटलमेंट आ सकती है इस टाइम पर, हुँ। और इनके जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं, जो इनके जॉइंट फाइनेंसेस होते हैं, यानी कि जो दूसरी इनकम होती है, उस तरह से जो है इनकम की स्टेबिलिटी चेंज होगी, इनहेरिटेंस मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने फियर्स को फेस कर रहे होंगे इस टाइम पर जो कैंसर है। तो प्लीज़ अपने इमोशन से निकल के थोड़ा-सा लॉजिक में आके चीज़ों को डिस्कवर करें, तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते सही। हैं। इनकी लव लाइफ़ के बारे में बताइए कैंसरियन की? कैंसेरियंस की लव हुँ। लाइफ इज़ गुड, लेकिन पैसों को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम पार्टनर के साथ आ अच्छा, सकता है, तो कोशिश सही। करें कि वो थोड़ा-सा सोच समझ के पैसे खर्च करें। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी ना खर्च कर दें। या सही। लियोज़ की बात करें तो लियोज़ जो हैं, जी। क्योंकि लियो सीज़न चल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू अ लॉट ऑफ लियोज़, जो भी आपके हाँ, व्यूअर्स लियो हैं, उनकी बर्थडे अराउंड द कॉर्नर होगी या हो चुकी होगी। तो ये जो है बड़ा अच्छा टाइम है लियोज़ के लिए। हाँ। अगर मैं कहूँ सबसे लकीएस्ट प्लैनेट इस टाइम पर, लकी स्टार जो है वो लियो है, क्योंकि जुपिटर जो है लियो के साइन के अंदर आ चुका है। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के ज़रिए, यानी फ्रेंडशिप सर्कल के ज़रिए कोई हाँ, कामयाबियाँ मिल सकती हैं। इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, यानी कि बहुत सारे लियोज़ जिनकी शादी नहीं हुई है, इट्स हाई टाइम की शादी करें। बस एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये होता है इस ट्रांज़िट का, कि वेट गेन हो रहा होता है। तो हुँ। लियोज़ प्लीज़ जितनी आपकी एनर्जी है उसको यूज़ करें, एंड कोशिश करें कि मूव भी करते रहें, और साथ-साथ जो है अपने ऊपर ध्यान दें, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। अपनी थोड़ा-सा ट्रैवलिंग में इनको प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन अच्छा। बहुत अच्छा टाइम है लियोज़ के लिए, पैसे बनाने के लिए, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, इट्स अ वेरी गुड टाइम। और सो लियोज़ जो है एंड स्टार्ट शादी एंड ऑल दैट लव लाइफ एंड यस, यस, दीगर यस। चीज़ें। सो जी। शादी इज़ वेरी मच, शादी तो बिल्कुल पक्का-पक्का इनका सीन है भई शादी अच्छा, का। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी साल में शादी करनी है, तो नेक्स्ट 18 मंथ्स एक्टिव हुए हैं इनके शादी को लेके, अच्छा। तो बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। इट्स अ गुड टाइम टू प्लान वेडिंग, और थोड़ा-सा रियलिस्टिक होके शादी करें। मतलब ये नहीं कि मतलब कभी-कभी हम हाँ, सोचते हैं कि ऐसा हमारा पार्टनर होगा, लेकिन एक्चुअली वो वैसा नहीं होता। तो आँखें खोल के शादी कर सकते हैं ये सही। लोग। तो ल्यूज़ आँखें खोल के शादी करें भई। ऐसे ना सिलेक्ट कर राइट? लें कि आपको लगता है बस ठीक है, ये सिलेक्शन कर या, ली हमने और फिर उसके बाद जो या, है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट या। जी, नेक्स्ट इज़ वर्गो। जी। वर्गोज़ को मैं कहूँगी कि अगर आप किसी फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में, तो इट्स अ हाई टाइम। ये एक पूरा साल है जिसमें फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा-सा इनहेरिटेंस से रिलेटेड और ये जॉइंट फाइनेंसेस से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी पार्टनर की इनकम थोड़ी कम हो सकती है, तो प्लीज़ उनसे मत लड़िएगा। वर्गोज़ को बड़ा दिल चाहेगा इस टाइम पर अपनी जॉब छोड़ने का, यानी आप अंदर से फीलिंग आएगी कि जॉब चेंज करें, यानी जो चीज़ें सीधी-सीधी चलती थी अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा होगा। मुझे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं जॉब चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुल्क चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड सही। स्पेशली अभी वो अपनी हेल्थ को बहुत फ़ोकस कर रहे होंगे। तो आई थिंक वर्कर्स वैसे भी अपनी हेल्थ को फ़ोकस कर रहे होते हैं, बट दिस इज़ हाई टाइम कि हेल्थ को फ़ोकस करें, और अच्छे से अपनी लाइफ रूटीन को बेहतर करें। सही, लव लाइफ वर्गोस की और स्टूडेंट्स वर्कर्स की वर्गोस जी। अच्छा, हुँ, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैं कहूँगी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स या लॉन्ग डिस्टेंस अगर कोई काम कर सकते हैं, फॉरेनर्स के साथ काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। और अगर अपना डेली रूटीन बेहतर करेंगे तो इस टाइम पर उनको बहुत 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 फ़ायदा हो सकता है। तो सही। और इवन विद लव लाइफ थोड़ा-सा पैसों को लेके पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, तो कोशिश करें कि नहीं लड़ाई करें, और अच्छा, सोच समझ के पैसे खर्च करें, और इट्स लड़ाई सिर्फ़ पैसों की होनी है, वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं सही। है, चलिए भई वर्गोस राइट? अपने-अपने पार्टनर से लड़ाइयाँ मत करें, पैसों के लिए मत लड़ें और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे चांसेस हैं। अच्छा जी, यस। नेक्स्ट। लिब्रास की बात करें तो हाँ, लिब्रास के साथ सब एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि उनके जो फ्रेंड्स का हाउस है वो बढ़ रहा है, बेहतर अच्छा, हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पुराने दोस्त हैं, शायद वो मुल्क छोड़ के जा रहे हों, या फिर वो चेंज हो रहे हों, क्योंकि लिब्रास का ये टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने ड्रीम्स और अपने विशेस को कैसे पूरा करते हैं। तो दिस इज़ दैट टाइम। रिलेशनशिप में लिब्रास को थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी लिब्रास कमिट नहीं कर रहे होते, और ये टाइम है कमिटमेंट का, तो उनको लगेगा ओहो हो! हम तो फँस गए अभी। हुँ, तो ये थोड़ा-सा कमिटमेंट का टाइम है। इनकी लाइफ में
अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल आ सकता है, बहुत सारे लिब्रास ट्रैवल कर रहे होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि इनकी क्रिएटिविटी का हाउस एक्टिव हो रहा है, बच्चों का हाउस एक्टिव हो रहा है, व्हिच मीन्स कि अगर किसी लिब्रा की औलाद नहीं है, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है। सो इफ यू वांट टू प्लान इट, थोड़ा-सा केयरफुल रहें। एंड एट द सेम टाइम जो है लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है इन लोगों के लिए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो जी। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम कि आप अप्लाई करें और आपका अच्छा। हो भी जाएगा इंशाल्लाह। और ये ना थोड़े से जैसे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा, थोड़ा सा सही। अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें, तो दैट इज हाँ, समथिंग व्हिच कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। सही। लव लाइफ उनकी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन बहुत सारे लोग एक साथ भी आ सकते हैं, मतलब ये ओह! चूज करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि किसको चूज करें। तो सही। प्लीज बी केयरफुल, इतने क्योंकि सारे लिब्रा ऑप्शंस भई। बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। सो सही। इट्स यस, सो थोड़ा सा उसमें केयरफुल रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा खर्चा ना कर दें उसको लेके, क्योंकि हाँ। इट्स ऑल फन एंड गेम्स, और उसके बाद फिर कहें कि भाई यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। तो लिब्रास को इस चीज में थोड़ी सी केयरफुल रहने की जरूरत है। स्कॉर्पियोस की बात करें तो बेस्ट टाइम फॉर करियर, जो स्टूडेंट्स हैं जो अब करियर के अंदर मूव कर रहे हैं, इट्स हुँ, हाई टाइम के अपनी सेल्फ वर्थ को देखते हुए अच्छी जगह अप्लाई करें। कभी-कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को लगता है कि क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस्ड हैं तो वो कम पैसों पे मान जाते हैं, ऐसा ना हुँ। करें। इट्स अ हाई टाइम कि और मेहनत करने से ना घबराएं, बिकॉज ये टाइम मेहनत करने का है, डेली रूटीन में मेहनत करने का है, अपनी सेहत का ख्याल रखने का है। स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहूँगी कि जैसे कभी-कभी होता है ना कि हम वो गैम्बल कर रहे होते हैं कि हुँ, हमें नहीं पता होता कि हुँ, हुँ। चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी, और हम रिस्क ले लेते हैं, तो अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे इस टाइम पर जो स्कॉर्पियोज हैं वो शायद घर छोड़ के जा रहे हों जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, तो या काम के सिलसिले में उन्हें दूसरी जगह मूव होना हो, या फिर घर चेंज करने की वजह से उनको जॉब चेंज करनी हो, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। बट सही, इट्स अ गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियोज। सही। सेजिटेरियस के ऊपर आ जाते हैं, तो सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली स्टूडेंट्स अगर आप मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं। हाई टाइम ये पूरा साल है। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम टू डू दैट। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, सेजिटेरियस को इस टाइम पे मज़ा नहीं आ रहा होगा, कि सेजिटेरियस को बहुत शौक होता है घूमने फिरने का, एंजॉयमेंट अच्छा, का, तो ये थोड़ा सही। सा सीरियसनेस की तरफ जा रहा है मामला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो थोड़ा या बोर फ़ील कर रहे हैं सजिटेरियस, सब कुछ हैपनिंग्स चाहिए कि कुछ डिफरेंट। हैपनिंग हैपनिंग हाँ, हो रही है रिलेशनशिप के हाउस में, तो हो अच्छा। सकता है कि आज कोई पसंद आ गया और अरे! फिर कल वो दिल से उतर गया। ये हो सही। सकता है इनके साथ। हाँ, लेकिन इनके इन सजिटेरियस हाँ। यस, हाँ, इनके पास भी नए फोन, नया गाड़ी, नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकती है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कमिटमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो सेजिटेरियस को कमिटमेंट का कोई खास शौक नहीं होता है, अच्छा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो कहें सीरियसनेस में कोई डिसीजन ले और 2 साल बाद बोले यार मैंने ये क्या किया है, तो हाँ, थोड़े से अपनी कैलकुलेशन करके डिसीजंस लें। सही। राइट। जी, बिल्कुल। ओके, कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के जॉइंट फाइनेंसेस बेहतर होंगे, इनहेरिटेंस आ सकती है कैप्रिकॉर्न के पास। हाँ, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है ना, कभी कभी अच्छा। घर वाले असाइन कर देते हैं कि हाँ, भाई इतने पैसे तो आपने देने ही है, तो ये करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैप्रिकॉर्न का जो स्केड्यूल है ना डेली, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसमें ओके। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, उससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, नए सोर्स ऑफ इनकम आ सकते हैं इनके लिए। इस टाइम पर इनकी सेल्फ एस्टीम बेहतर हो रही होगी, लेकिन जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं उसके अंदर थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, यानी इनहेरिटेंस से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हुँ, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को अपने जो डेली रूटीन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। सही। अच्छा और इनकी लव लाइफ़ एंड ऑल? इट्स गुड, इट्स गुड। हाँ, इनफैक्ट पैसे ज़्यादा आ रहे हैं इनके पार्टनर के अच्छा। पास, तो वो अच्छी रहेगी। अरे तो वाह! गिफ्ट्स वगैरह ले सकते हैं, गिफ्ट्स दे अच्छा, सकते हैं, और सही। चीज़ों को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। आई थिंक कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा ना सीरियस किस्म का स्टार होता है, वो बहुत हा नहीं कर रहे होते, तो हाँ, बट दे कैन मेक इट अप बाय सेंडिंग गिफ्ट्स, तो अच्छी सही। बात हो जाएगी उनके लिए। ओके, एक्वेरियस की बात करें, जी, इतने एक्वेरियस है, मैं सबको कहूंगी जो शादीशुदा नहीं है तो भाई हाँ, तैयारी पकड़ लें, फिटनेस के ऊपर अपने काम कर लें। ये पूरा साल शादी के लिए एक्टिव हुआ हुआ है आपका। नेक्स्ट ईयर 2027 के मिड तक शादी की सिचुएशन हो सकती है, पार्टनरशिप की सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन इस पार्टनरशिप में शायद सिबलिंग्स के साथ थोड़ी-सी दूरी आ जाए, तो उसको थोड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। अच्छा, हाँ। एक्वेरियस को भी थोड़ा-सा कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटल होंगे, कभी-कभी हमें एक टाइप के लोग पसंद आते हैं। इस टाइम पर ना एक्वेरियस को अजीब-अजीब से लोग भी पसंद आ सकते हैं। तो बी केयरफुल। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इक्लिप्सेस आ रहे हैं, वो एक्वेरियस के साइन में आ रहे हैं और आज जो फुल मून है, वो भी एक्वेरियस के साइन में। तो एक्वेरियस और लियो एक्सिस बहुत एक्टिव हुआ है। तो सही। इस टाइम को बहुत सोच समझ के गुज़ारें, कोशिश हाँ। करें कि थोड़ी क्लैरिटी लें कि हू आर यू एज़ अ पर्सन और क्या आप असली में ऐसे हैं जैसे आप हैं? ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सही। स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि जी। जैसे होती है ना कि 2 घंटे के लिए लोग पढ़ रहे होते हैं, कोशिश करें कि आप उसको रेगुलरली 2 घंटे पढ़ें। ये नहीं कि वीक में कभी 1 घंटा पढ़ लिया, कभी हाँ। 2 घंटे पढ़ लिए। तो उसको रेगुलर करेंगे तो बहुत-बहुत कामयाबी है क्विज़ के लिए। सही। स्पाइसेस पे आ जी। जाते हैं। स्पाइसेस के ऊपर अच्छी चीज़ ये है कि इनके जो पेट्स हैं उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है, नए पेट्स आ सकते हैं इनकी लाइफ में, हाँ। नए कोवर्कर्स आ सकते हैं इनकी लाइफ में। अगर कोई घर शिफ्ट करना चाह रहे थे, कोई रेंटल एग्रीमेंट था, तो वो एक अच्छा इनकी लाइफ में हो सकता है। थोड़ा-सा पैसों को लेके सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि पाइसेस को ना कभी-कभी नहीं पता चलता वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सोच समझ के पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। एब्रप्टली दिल चाह सकता है कि ये घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो जाएँ, तो कोशिश करें कि घर को सोच समझ के ही मतलब अगर शिफ्ट करना है तो सोच समझ के करें। इनके भी फॉरेन सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सही। बहुत बिल्कुल। सारे पाइसेस की अगर हम बात करें तो उनका डेली रूटीन थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है, ओ। बट एट द सेम टाइम जो है इट्स हाई टाइम कि अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, कोशिश करें कि अपने ऊपर थोड़ा-सा अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इसका ख़्याल रखने की इनको ज़रूरत है। सही। सो सारे स्टार्स हो गए हमारे सुमेरा? जी, जी, बिल्कुल हो ओके, गया। चलिए जी। तो जल्दी से बस बता दें स्टार ऑफ द वीक कौन-सा है? कौन-सा ऐसा स्टार है जो राइज़ कर रहा है? Aquarius and Leos एक्वेरियस। both are very big right now. Please इस टाइम को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इस टाइम को यूज़ कीजिएगा अपनी बेहतरी के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने लक के लिए। तो ये एक बड़ा एक्टिव साइन हुआ हुआ है इस टाइम पे, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। एंड ऑल द एयर एंड फायर साइंस बाय द वे, जिसके अंदर एरीज है, सेजिटेरियस है, लियो है और साथ में जो एक्वेरियस है, जेमिनाइज हैं और एक्वेरियस हैं, जेमिनाइज हैं और लिब्रास हैं। इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बड़ी हॉट एयर किस्म की एनर्जी बनी हुई है। कोशिश सही। करें कि इस एनर्जी को यूज़ करें और चीज़ों के ऊपर एक्शन लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुमेरा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बात हुई है कि जी एक्वेरियस बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, तो अच्छे-अच्छे फैसले करें। और जो जेमिनाई हैं, जो स्टार्स सुमेरा ने बताएं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, बाकी स्टार्स के लिए भी अच्छे कंडीशंस है। बात है ये सारी कि ये जो भी हालात और वाक़यात होते हैं ना, ये इंसानों की ज़िंदगी में रिलेटेबल होते हैं, उनकी अपने अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो खुद से अगर आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं या सब्र से काम ले रहे होते हैं या फिर आप स्ट्रैटेजी या प्लान कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे जी ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस टॉपिक पर जिस टॉपिक के हवाले से रोज़ाना लोग बात करते हैं, और ये वो इशू है कि डिस्कस होता है जिम में भी और घर पे भी। और लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ठीक है तुमने जिम ज्वाइन किया हुआ है, ओके फाइन, अब तो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जिम छोड़ोगे वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन क्यों हो जाएगा? क्या कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आम लाइफ में ख़वातीन और मर्द हज़रात कर रहे होते हैं कि जी जिम छोड़ा और फिर वेट बढ़ गया? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर किरण शहजादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, फिटनेस कोच हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए डॉक्टर किरण कि यूजुअली जब तक जिम ज्वाइन किए रहो, जब तक किसी भी ट्रेनिंग का हिस्सा रहो, तो आप फिट रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ी, उसके बाद वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहात है? अच्छा, पहले तो लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आप अगर जिम छोड़ रहे हो तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वहाँ करते थे और आपने जिम छोड़ा तो आपका वेट सडन जो है बढ़ गया। इस तरीके से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जब आप एक डेली लाइफ एक्टिविटी में अपना वर्कआउट इंक्लूड करते हो और उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें और भी इंक्लूड करते हैं, जैसे आपकी डाइट होती है। आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तो आप अपने डाइट को भी साथ में बैलेंस करके चलते हो। इस तरीके से नहीं होता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जी सॉरी एक मिनट जी 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 जी।
चलिए जी, डॉक्टर किरण जो है वो इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रही हैं और डॉक्टर किरण जो है वो हमें बताने लगी हैं कि किस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जो लोग जब तक जिम करते हैं उनका वज़न जो है वो कंट्रोल रहता है, उनको लगता है वो फिट हैं, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर लीव जिम, कि जब आप जिम छोड़ देते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। उसमें होता कुछ इस तरीके से, आपकी जो नॉर्मल रूटीन होती है ना आप वही कंटिन्यू करते हैं, बट जिम से आपको कुछ और फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपका जो कैलोरीज है वो भी बर्न हो रही होती है, फिर आपकी मस्कुलर एक्टिविटी भी जो है फास्ट हो रही होती है। कि डॉक्टर किरण ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर किरण। जी, बिल्कुल। तो मैं इस हवाले से बात कर रही थी कि जब आप अपना वर्कआउट करते हो तो उसके साथ आप अपनी डाइट को भी बैलेंस करके चलते हो। आपकी रूटीन बिल्कुल चेंज होती है, ठीक है? आप उसके हिसाब से सारी चीज़ें लेके चलते हो। लेकिन जब हम बिल्कुल अपना वर्कआउट छोड़ देते हैं, हम जिम ड्रॉप कर देते हैं, तो उसके साथ क्या हम अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। हम वो सारी चीज़ें जो हम पहले कर रहे थे उस पे आ जाते हैं। वही फास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में होता है, जो हमने खाना-पीना होता है, उसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस ये मेन कॉज़ होता है आपका वेट बढ़ने का। जिम छोड़ने से आपका वेट नहीं बढ़ता है, आपकी डाइट की वज़ह से आपका वेट बढ़ता है। जी जिस तरीके से आपको गाइड किया जाता है कि आपने इतना प्रोटीन लेना है, इतने कार्ब्स लेने हैं, हाँ, ये आपको गाइड प्लान दिया जाता है, इसके हिसाब से आपने अपनी जो है रूटीन को कंटिन्यू रखना है। लेकिन लोगों को लगता है कि अब हमने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो बस ठीक है, हमारा जितना हमें अपना गोल्स थे वो हमने अचीव कर लिए हैं, हाँ, बस हमारा काम खत्म, अब हम अपनी लाइफ में वापस आएँगे और हमें जो चीज़ें हम पहले कर रहे थे, अब हमें वही करनी है। सही, लेकिन ये मेन कॉज़ होता है आपकी डाइट, आपके जो है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पे, जो आपका डाइट, आपके जो वर्कआउट होता है उसके ऊपर पूरा इफ़ेक्ट आता है। और एक ये चीज़ होती है कि आपका जो मसल लॉस की वजह से फैट ज़्यादा जो है स्टोर होता है आपकी बॉडी में, ठीक है? सही। तो ये एक मेन कॉज़ होता है। इस तरीके से नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो वो उसी तरीके से मेंटेन रहेगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी डेली रूटीन में आपकी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, हाँ, तो एक इंसान अपना एक्सरसाइज करने के बाद जब वो घर जाता है, अपने पूरे काम करता है, उसके बाद रात को जब वो सोता है, तो उसका जो वेट लॉस का प्रोसीजर है, वो कंटिन्यू रहता है। इस तरीके से नहीं है कि वो खत्म हो गया है, वो कंटिन्यू रहता है। अच्छा, सही। इसके साथ-साथ आपके मसल स्पेस का बहुत ज़्यादा काम है, आपके मेटाबॉलिज़्म पे इसका बहुत ज़्यादा काम है। हमारा जो पूरा एक फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो आपका मेटाबॉलिज़्म के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो सही। इसमें ये बिल्कुल एक लोगों के ज़हन में है कि नहीं हम जिम छोड़ेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाता है। ये इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये आपके डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आप डाइट किस तरीके की ले रहे हो आफ्टर ड्रॉप योर जिम। तो इन सही, चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा ना कि लोग ये सोचते हैं कि जी जिम छोड़ दिया तो अब हमारा वज़न बढ़ गया, एक्चुअल प्रॉब्लम डाइट और रूटीन का होता है। तो ये बताइए कि अगर लोग जिम करें तो अगर किसी को लगता है नहीं जी ठीक है मुझे फिट रहना है, उसके बाद फिर मैं कंसिस्टेंसी घर पे विदाउट जिम अपनी डाइट के थ्रू या अपनी लाइफ़स्टाइल को प्लान करके मेंटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक तो जिम कितने अरसे तक करना चाहिए? और फिर दूसरी बात ये कि जब जिम क्विट कर रहे हों तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे फिर कैरी करनी चाहिए अपनी रूटीन को? पहले अगर किसी भी वजूहत की वजह से आप अपना जिम ड्रॉप कर रहे हो, हाँ, तो आप अपनी डाइट पे फोकस लाज़मी रखें अच्छा। और बिल्कुल एकदम से जो है हर वर्कआउट ना छोड़ दें, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी हर एकदम से बिल्कुल ना छोड़ दें। हुँ, लाज़मी रखें इसमें, नॉर्मल स्ट्रेचेज़ आप अपने लाज़मी रखें, उसके साथ आप मैनुअल एक्सरसाइज करें। तो अच्छा फ़ोकस एक चीज़ पे और भी करना चाहिए कि जब आप जिम जाते हो, जी। तो आप मैनुअल एक्सरसाइज पर भी फ़ोकस रखें। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके पास सारी मशीनरी घर पे मौजूद तो नहीं होती, लेकिन आप जब वहाँ पर जाते हो, बहुत सारे वहाँ पे इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी मैनुअल चीज़ें होती हैं, जो आप जी। घर पे भी लेकर रख सकते जी, जी। हो और घर पे डेली आप वर्कआउट वो कर सकते हो। इससे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप ज़्यादा नहीं, आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, आप स्क्वाट कर सकते हो, आप डीप स्क्वाट कर सकते हो। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं, जो कि आप इसको कंटिन्यू करके आप अपने डेली लाइफ रूटीन को एक्टिव रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिम छोड़ दिया तो आप घर पे कुछ नहीं कर सकते। आजकल हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट पे, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपकी डाइट पर। हाँ, डाइट पे आप नॉर्मल आप जिस तरीके से फास्ट फूड है, इन सारी चीज़ों से थोड़ा-सा परहेज़ करें, हेल्दी खाएँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, मल्टीविटामिन्स वगैरह लें। तो हुँ। ये सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से एक्टिव रखेंगी ड्यूरिंग जब आप अपना जिम कर रहे थे। सही, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव रखती हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम जिम के हवाले से बात करें कि जी जिम छोड़ते वक़्त जो है वो लोगों को डाइट का ख़्याल रखना चाहिए, कैलोरीज़ एंड कार्ब्स के ऊपर पूरी तरह तवज्जो देनी चाहिए। अब जिम छोड़ दिया, डाइट प्लान भी है,
डाइट प्लान जब कंटिन्यू नहीं होता, अच्छा जिम करने के बाद, अच्छा रूटीन कैरी करने के बाद जब सडन लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, तो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी पे? किस तरह का उनको जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं चैलेंजेस या मुश्किलात? जी। पहले तो जो है आप लेज़ीनेस हो जाते हैं। आपकी सही। बॉडी आप खुद ही है ना आपको लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्होंने आप वर्कआउट छोड़ दिया, हाँ। ठीक है? उसके बाद उन्हें रही अपनी जो एक्टिविटी वो कर रहे थे, घर के काम थे, ऑफ़िस के काम थे, जो भी व्हाटएवर जो भी चीज़ें कर रहे थे, आप वो तो कंटिन्यू रखिए, लेकिन आपकी बॉडी वर्कआउट के दौरान जिन चीज़ों पे एक फ़ोकस था, आपके मसल्स पे फ़ोकस था, आपके माइंडसेट पे एक फ़ोकस था, वो खत्म हो गया। आप हुँ। अपनी रूटीन में तो आते हैं, लेकिन अगर एक इंसान है, उसने मैं कहती हूँ कि कभी ज़िंदगी में जिम कभी किया ही नहीं है हुँ। और वो एकदम से जिम हमारे पास आता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम उन्हें वर्कआउट प्लान देते हैं, हम उनको डाइट प्लान देते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद वो अपनी बॉडी को बहुत बेहतर फ़ील करना शुरू कर देते हैं, 1 महीने के अंदर उनको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। हुँ। उनका वेट लॉस भी होता है, उनके इंचेस भी कम होते हैं, वो अपने आप को एक्टिव भी फ़ील करते हैं, फ्रेश भी फ़ील करते हैं और जो काम पहले वो सिर्फ़ 2 से 3 घंटे करने के बाद थकते थे, अब वो पूरा दिन अपने आप को फ्रेश फ़ील करते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप एक वर्कआउट जो है, आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हो, आप अपनी बॉडी को इग्नोर कर देते हो बहुत सारी चीज़ों में कि जो है हमें अब घर का काम तो कर लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हम बाकी सारी चीज़ों को किस तरीके से रूटीन में सेट करें। तो अगर आप अपने वर्कआउट को सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट भी देंगे और अगर आप घर में ही रहते हुए देंगे या आप पार्क चले जाएँ, पार्क तो हर जगह मौजूद होते हैं। आजकल तो हर ऑफ़िसेज़ में इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट हो गया है कि हर ऑफ़िस में जिम मौजूद है। ठीक है? आप जो है आप वहाँ जाएँ, अपने ऑफ़िस टाइमिंग में से आधा घंटा निकालें, अपने लंच ब्रेक में से आधा घंटा निकालें, वहाँ जाके हल्का-फुल्का वर्कआउट कर लें, तो आपकी हुँ। डेली रूटीन वैसे ही चलती जाएगी। आपको नहीं जाना जिम, तो आप ना जाएँ, एटलीस्ट पार्क चले जाएँ, वहाँ पे हाँ, कर लें, हाँ। वॉकिंग करके वहाँ पे वॉक कर लें, हाँ। इनफ है। और इससे ज़्यादा और ज़िंदगी आसान आप सिर्फ़ अपने लिए खुद ही बना सकते हैं, कोई आके आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाएगा। सही। अच्छा, जो आपने वॉक का क्राइटेरिया बताया कि भई वॉक तो कर सकते हैं, सिंपल वॉक कर सकते हैं। वॉक के लिए भी बहुत कन्फ्यूजन है। इससे पहले जो हमारी एक और गेस्ट थी, मैंने उनसे ज़रूर पूछा था कि ज़रूर बताइए कि वॉक किस टाइम पर करनी चाहिए, स्पेशली ख़वातीन को, कि वो मॉर्निंग वॉक करें या फिर वो जो होता है कि डिनर के बाद उनको कहा जाता है जी खाने के बाद आपने वॉक करनी है। कुछ जो डायटिशियन होते हैं या कुछ जो प्लानर्स या ट्रेनर्स होते हैं, फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो कहते हैं जी खाने से पहले आपने वॉक करनी है ताकि आपको ज़्यादा एपेटाइट फील होगी और फिर उसके बाद आपने खाना कम खाना है। ये रात के खाने की बात हो रही है। व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट डू यू सजेस्ट? वॉक आपके पास जो है अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हो, आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक कर लें। फजर की नमाज़ के अगर टाइम नहीं है, तो आप शाम असर के बाद असर की नमाज़ के बाद आप वॉक कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद आप वॉक ना करें, हुँ। ठीक है? ठीक है, उसके बाद बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि लोगों को लगता है कि हम बहुत तेज़ कदम भागेंगे, तो हुँ। वो एक पैटर्न होता है वॉक का, इस तरीके से नहीं होता है। आप बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रख के, अपनी बॉडी को रिलैक्स रख के, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ वॉकिंग पैटर्न करें, अपने कोर के मसल्स को फिक्स करें, टाइट करें, उसके साथ फिर आप वॉक करें। तो हुँ। एक पूरा प्रोसीजर एक वॉक का होता है, एक पूरा फिजियोलॉजी होती है जो कि इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी के ऊपर। और इस तरह का कोई एक सर्टेन टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है कि आपने सिर्फ फिक्स टाइम पे करनी है वॉक। आपने आपके पास जो टाइम है इजीली जो आपका माइंड जिसमें फ्रेश है आप उसमें कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर किरण शहज़ादी फॉर योर प्रीशियस टाइम। और बात वही है कि अपने को आपने खुद मेंटेन करना होता है, अपने हिसाब से मेंटेन करना होता है। और वॉक का टाइम जिस तरह से वो कह रही हैं कि आप शाम के टाइम पर कर सकते हैं, मेनली असर के बाद या असर से पहले वाले टाइम पे आप कर सकते हैं, तो दैट्स परफेक्ट। वॉक को आप सर पे मतलब स्ट्रेस लेके वॉक नहीं करें कि आप भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ऑल दैट। पीसफुल वॉक जो है मतलब इसको रूटीन का हिस्सा बना लें कि जैसे आपने जिसको कहते हैं टहलना, कि आप टहल रहे हैं, यानी कि अगर आप कहीं पार्क में जाके कर सकते हैं, आपके घर में इतनी जगह है या ग्रीनरी है एंड ऑल दैट, ग्रास पे आप कर सकते हैं, तो दैट्स ग्रेट। बट जब आप वॉक करते हैं तो उसको स्ट्रेस लेके नहीं करें। मतलब एक तो आप वॉक कर रहे हैं फिर आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं, नहीं। आपने कोई भी काम ज़िंदगी में करना है तो उसको बड़ी खुशी के साथ और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ करना है। यही कामयाबी का राज है। चाहे आप अपना वज़न कम करना चाहते हो या फिर आप फिट रहना चाहते हो,
आफ्टर क्विट जिम, यानी जब आप जिम छोड़ देते हैं उसके बाद की बात हो रही है कि जिम छोड़ने के बाद कम से कम आपने बिल्कुल सारी चीज़ें नहीं छोड़नी, कार्ब्स प्रॉपर लेने हैं, डाइट प्रॉपर करनी है, वॉक प्रॉपर करनी है, कौन सी ग़िज़ाओं से आपको प्रॉब्लम होती है वो आपने देखना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर जी हमारे साथ होंगी वजिया तारिक, हमारी ज़बरदस्ती शेफ़, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ आज वो हमें क्या बताने वाली। वेलकम बैक। तो भाई जितना अच्छा मौसम है तो इतनी अच्छी बातें भी करनी चाहिए, और जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो खाने पीने का दिल भी चाहता है, और जब खाने पीने का दिल चाहता है तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए होती है ना। तो ये जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं ये हमें बताती हैं हमारी शेफ़ वजिया तारिक, जो कि लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक वजिया। मौसम यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त है, कराची का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बस ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है। सर मैं अभी अपनी खिड़की दिखाऊं ना तो बिल्कुल काला बादल है और अभी बस बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली अरे है। वाह, ज़बरदस्त। जी जी इतना वजिया, अच्छा मौसम बता नहीं सकती, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सही, यानी कि हम दोनों के शहरों में जो है अच्छा अच्छा मौसम हो रहा है, और इस मौसम में जाहिर सी बात है लोग खाने पका रहे होते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे होते हैं। तो बरसात का जो मौसम होता है, मानसून का जो मौसम होता है, इसमें ना पकौड़ियाँ, समोसे और ये इस तरह की कचौरियाँ खाने का बड़ा दिल कर रहा होता है। आप बताइए, आप हमें इस हवाले से, इस स्पेशल वेदर के हवाले से, जो कि ये मानसून का वेदर हुआ है, कराची का मौसम भी अच्छा है, लाहौर में भी ऑलमोस्ट बारिश जो है वो हो रही है, तो क्या पकाया जाए, लोग क्या नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं? अच्छा सबा, जब भी बारिश होती है ना तो सारी जिंदगी से हम सब का यही एक होता है हाँ। कि हम लोग बाहर से नहा रहे होते हैं और कहते हैं कि पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दें, और बाजार से आ रहे होते हैं तो एक ही नॉस्टैल्जिक वाइब्स हैं कि हम हमेशा बचपन में चले जाते हैं कि हमारी बारिश हो रही होती है तो हम लोग बस पकौड़े समोसे खा रहे होते हैं। तो हम लोग बहुत डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आलू वाले समोसे की रेसिपी दूंगी, क्योंकि समोसा एक वो चीज, वाहिद चीज है जो हम लोग मार्केट से मंगा के एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ मीठी चटनी होती है, साथ चने होते हैं और हम समोसे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आलू वाले समोसे की रेसिपी दूंगी और उसके बाद हम लोग फर्दर अपने जो है ना शो का आगाज करेंगे। श्योर, बिल्कुल बताइए। अच्छा सबा, समोसे के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है तकरीबन 2 कप के जितना मैदा। हम इसकी डो बनाएंगे। मैदे के अंदर आप ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून रिफाइंड, 2 टेबलस्पून घी, मेल्टेड घी, और उसको अच्छी तरीके से पानी से उसकी मीडियम सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। जब उसकी मीडियम सॉफ्ट डो गूंद जाएगी, आपने उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। उसके बाद आपने आलू की एक मिक्सचर तैयार करना है। उस आलू के मिक्सचर के लिए आपको चाहिए तकरीबन 2 से 3 बॉइल्ड आलू। उसको आप अच्छे तरीके से ऐड करेंगे। बंच ऑफ आप पुदीना ऐड करेंगे, बंच ऑफ हरा धनिया ऐड करेंगे काट के, एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा एज पर योर टेस्ट डाल के आप उसको मिक्स करेंगे और वो आपकी आलू की पीस है। अब आपने डो पकड़नी है, डो को आपने रोल करना है, छोटे पीस में लेके रोल करना है और आपने जो है समोसे की शेप देके फ्राई करना है गरम ऑयल में। एंड यकीन करें इतना फ्लेकी, इतना जबरदस्त आपका समोसा बनेगा कि आप लोग बाहर से लेना छोड़ देंगे और घर में ही बनाएंगे हमेशा। That's really great, बिल्कुल। अच्छा वजिया, जिस तरह से ये रेसिपीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें ना आज आपने कुछ स्पाइसी चीज़ें भी ऐड करनी है, तो प्लीज़ बस शुरुआत कीजिए। जी सबा, स्पाइसी चीज़ों के लिए ना मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फायरी टेंडर्स की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोग जो है ना गरम खाने प्रेफर कर रहे होते हैं ठंडी ठंडी बारिश में। तो कोई भी फ्राइड फूड जो में बहुत ज्यादा ना मजा दे रहा होता है, तो बहुत ही जबरदस्त चिकन फायरी टेंडर्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो बच्चों से लेके बूढ़े तक बहुत ही शौक से एंजॉय करेंगे। राइट, श्योर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है सबा, आपने लेना है एक चिकन ब्रेस्ट और आपने उसकी ऐसी फिंगर्स कटवा लेनी है, ठीक है? अपनी उंगली जितनी फिंगर्स कटवा लेनी है और आपने तकरीबन एक चिकन ब्रेस्ट लेनी है। उसको आप मैरिनेट करेंगे 2 टेबलस्पून सिरके से, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस,
1 टीस्पून चिकन पाउडर, अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ठीक, व्हाइट पेपर पाउडर हाफ टीस्पून, राइट, एक अदद अंडा के अंदर तोड़ के हम ऐड करेंगे, हाँ, हाफ टी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से बहुत अच्छी चिकन की गलावट आएगी, तो लाजमी ऐड करना है। तकरीबन 1/4 टी सोडा ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने लेने हैं रेड वाले चीटोस, जो मार्केट में आपको वो बच्चे खा रहे होते हैं ना, चिप्स रेड वाले जो फायरी हॉट चिप्स हैं, वो चिप्स लेके हमने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। वो हमारे एक चिप्स के ब्रेड क्रम्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। चिप्स के ब्रेड क्रम्स में हमने उसको कोट करना है, फ्राई करना है ऑयल में, एंड यकीन करें आप केचप के साथ एंजॉय करें। ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम फायरी हॉट टेंडर्स आप लोगों को बहुत ही मजा देंगे। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा वजिया, अभी ना ये तो होगी जी ज़बरदस्त, आपने स्पाइसी हमें चिकन के साथ में डिश बता दी। अब बताइए कि इसमें मज़ीद और क्या कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि थ्रू आउट द डे बारिश हो रही होती है, ये स्पाइसी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन फिर घर वाले कहते हैं कि खाना भी खाना है, तो मज़े के खाने क्या बनाएं और किस तरीके से जो है फिर वो दिन का खाना सर्व किया जाए इस मानसून के सीज़न में या बारिश के सीज़न में, या जो बारिश हो रही होती है जी। अच्छा सबा, क्योंकि हम लोग फ्राइड आइटम्स एक हद तक खा सकते हैं, जब बारिश हो गई हमने फ्राइड आइटम्स एंजॉय कर लिए। हाँ। अब सबको एरिया हमें खाना चाहिए होता है, चावल रोटी चाहिए होती है, हाँ। ठीक है। तो जब बारिश हो रही होती है ना, तो हम बहुत वैरायटी ऑफ चीजें बना सकते हैं। हम लोग गरम गरम बिरयानी बना सकते हैं, हम लोग जो है निहारी बना सकते हैं, हम लोग जो है वो चिकन का देसी मुर्ग का शोरबा बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग गरम गरम खाने बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं ठंडी ठंडी बारिश में। तो जो है मैं आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी अब शेयर करने लगी खाने पीने से रिलेटेड, बहुत ही जबरदस्त कोरमे की रेसिपी। हमने रेड कोरमा तो हर कोई खाता है, शादियों वाला खाना जी जी वाला कोरमा कोई खाता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ना आज एक व्हाइट कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि के साथ इतना जबरदस्त लगेगा कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल बताइए। अच्छा, कोरमा ना बहुत डिफरेंट होता है, तो आज मैं इस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने करना है कि आपने लेना है आधा किलो चिकन, और आपने जो है आधा चिकन लेकर क्या करना है, उसको मैरिनेट करना है। तकरीबन नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, राइट, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, और तकरीबन आधा कप की जितनी दही। इन सब चीजों के साथ हम लगा के तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट कर देंगे। हाँ। अब हमने कोरमा बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पैन में लेंगे तकरीबन 4 से 5 प्याज लेंगे, जरा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, और सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से जितना ऑयल। राइट। ऑयल के अंदर हम तकरीबन 1 दालचीनी की स्टिक, राइट, 1 अदद मोटी इलायची, मोटी इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 अदद मोटी इलायची, और तकरीबन हाफ टीस्पून जीरा। इन सब चीजों को हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। जब गरम मसाले की खुशबू आने लग जाएगी, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। ओके। अच्छा, अब प्याज पेस्ट को आपने इतना भूनना है कि प्याज जो है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और लाइट गोल्डनिश सा प्याज हो जाए। जब लाइट गोल्डनिश सा हो जाएगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे तकरीबन 1 किलो जो चिकन हमने मैरिनेट किया होगा वो जी, तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनेंगे, ताकि चिकन जो है वो अपना ऑयल सेपरेट हो जाए। जब चिकन का ऑयल सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें दही होगी, पानी निकलेगा, उसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर पानी डालेंगे, और जबरदस्त हमारा जो चिकन का कोरमा है ना, इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही शानदार दानेदार व्हाइट कोरमा आपका बिल्कुल रेडी हो जाए। व्हाइट कोरमा रेडी हो जाएगा, और जबरदस्त सी रेसिपीज जो है वजिया ने हमारे साथ में शेयर की है व्हाइट कोरमे की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद रेसिपीज पर बात करते हैं वजिया से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो वजिया तारिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, व्हाइट कोरमे की रेसिपी हमें बता चुकी हैं वजीहा, और रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए कि आप और कौन कौन सी रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर करेंगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि आज आप हमारे साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करिए, क्योंकि चलें कोरमा हो गया, अब इसके साथ हम क्या चीज़ें सर्व कर सकते हैं, वो पूरा कॉम्बो बना के उसकी रेसिपीज़ बताइए कि राइस में किस तरह के राइस होने चाहिए, कोरमे के साथ बिरयानी हो या फिर दूसरे फ्राइड राइस हो
या फिर किस तरह के जो है वो राइस सर्व किए जा सकते हैं, इसके साथ मीठा क्या होगा, सैलेड किस तरीके से होगी। तो आज ना कॉम्बो रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर करें जी। सबा, आपको मैंने व्हाइट कौरमे की रेसिपी दी है। अब व्हाइट कौरमे के साथ आप लोग जो है वो रोगनी नान जो है वो रोगनी नान के साथ व्हाइट कौरमा बहुत ही जबरदस्त लगता है, गार्लिक नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब ना मैं आपको रेसिपी दूंगी ऐसी सबा जो कि आप लोगों को पूरा एक मैं मील बता रही हूँ, जिसमें हम लोग ना सबसे पहले कहते हैं कि मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार बिरयानी की रेसिपी देती हूँ जो कि सिंधी बिरयानी की रेसिपी है। अब सिंधी बिरयानी के साथ हम लोग क्या सैलेड रखेंगे, क्या रायता रखेंगे और क्या मीठा रखेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? बिल्कुल बताइए। सबसे पहले सिंधी बिरयानी की रेसिपी देती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में ना हम लोग बिरयानी बहुत शौक से खा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेने हैं तकरीबन 2 से 2.5 गिलास चावल और हमने बासमती चावल भिगो देना है। भिगोने के बाद हमने उसको इतना बॉईल करना है कि हमारी एक कनी रह जाए। जब एक कनी हमारी रह जाएगी हमने चावल साइड पे रख दिए। अब हम लोग बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मुझे पैन में हम लोग लेंगे तकरीबन आधा कप से 1 कप के जितना ऑयल। 1 कप ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए। और प्याज तो हम लोग प्यारा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जो ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन आधा किलो चिकन ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे जो आलू बुखारे होते हैं, सूखे आलू बुखारे, तकरीबन 1 मुट्ठी हम सूखे आलू बुखारे ऐड करेंगे। अच्छा, सिंधी बिरयानी में आलू मेन इंग्रेडिएंट होता है तो हम मोटे मोटे आलू काट के वो ऐड करेंगे। नमक एज पर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। साथ हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, 1 अदद तेज पत्ता, दालचीनी की स्टिक्स तकरीबन 2 से 3 अदद, मोटी गोल लाल मिर्च तकरीबन 2 से 3 अदद, मोटी हरी वो कहते हैं कौन होती है, बड़ी इलायची, सॉरी बड़ी इलायची तकरीबन 2 से 3 अदद। उसके बाद जो बादियान खताई होती है 2 से 3 अदद। उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे और हमारा टमाटर डाल के हम अपना मसाला रेडी कर लेंगे। अब हमारा सिंधी बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। अब हमने लेयरिंग करनी है। लेयरिंग में हम लोग चावल बिछाएंगे, मसाला बिछाएंगे, ज्यादा सारा पुदीना ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च डाल के इसी तरह हम लोग लेयर्स लगाएंगे। लेयर्स लगा के हम अपने बिरयानी को दम देना है। शानदार हमारी सिंधी बिरयानी रेडी हो गई है। इसको हम लोग कचूमर सैलेड के साथ सर्व करेंगे। साथ हरे धनिए पुदीने वाली जो दही होती है वो सर्व करेंगे। और साथ हम बहुत ही शानदार मीठा बनाएंगे। ओके, राइट, दैट्स ग्रेट। अब मीठा क्या बनाएं वजिया, ये बताइए क्या रेसिपी है? अच्छा, मीठे के लिए ना सबा हम लोग बहुत वैरायटी ऑफ चीजें बना सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही होती है तो बहुत गरम गरम खाने का दिल कर रहा होता है। सबा बहुत ही शानदार ना बिल्कुल 5 मिनट्स में बनने वाली बहुत ही शानदार खोए वाली सेमियां बनाएंगे। क्योंकि वो कल मैंने खाई है वजिया। कल अम्मी ने बनाई थी, कल शाम में मैंने खाई। चले हाँ, लेकिन आप अपनी रेसिपी शेयर करें ताकि फिर वही रेसिपी मैं अम्मी को कहूंगी कि आपने वजिया वाली रेसिपी की तरह बनानी है, फिर मैंने खानी है। जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर आपने बना के मुझे उसका फीडबैक लाजमी देना है। बिल्कुल, जरूर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है बारीक वाली सेमियां। बारीक वाली सेमियां लेके आपने उसको चूरा कर लेना है। मोटा मोटा आपने चूरा करना है। तकरीबन 1 पैकेट आप लोग सेमियां लेंगे और उसको आपने मोटा मोटा चूरा करके साइड पे रख दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, आपने लेना है पैन में 1/4 कप के जितना ऑयल। ऑयल ज्यादा नहीं डाल, और देसी घी में ना, अगर आप देसी घी में बनाना चाहें तो आपने 1/4 कप देसी घी लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल भी उसमें ऐड करना है ताकि थोड़ा डाइल्यूट हो जाए देसी घी ना। तो ऑयल ले लिया, देसी घी जो भी आपने लेना है वो लेकर आपने उसके अंदर ऐड करना है तकरीबन छोटी इलायची तकरीबन 8 से 10 अदद। उसके दाने निकाल के आपने छोटी इलायची ऐड करनी है। जब छोटी इलायची कड़क जाएगी आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है वो सेमियां जो कि हमने मोटा मोटा चूरा करके रखी होंगी। अब सेमियों को अच्छी तरीके से भूनना है कि सेमियों का खुशबू आने लग जाए और बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जब सेमियां लाइट गोल्डन ब्राउन सी आपने उसके अंदर ऐड करनी है तकरीबन 1 कप के जितना दूध। दूध के साथ आप ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चीनी और खोया बहुत ही जबरदस्त लगेगा, या फिर दूध की मलाई।
जो कि हमारे दूध की मलाई होती है, जो हम ऊपर से उतार लेते हैं, बलाई जिसे कहते हैं, हाँ। वो आप दूध की ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के जितनी। बलाई से ही टेस्ट, या खोया ऐड करेंगे या बलाई ऐड करेंगे जो मलाई होती है, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। बादाम डालेंगे, पिस्ते डालेंगे और जबरदस्त आपकी जो सेवियां है ना गरम गरम, वो बिल्कुल रेडी होती है। ज़बरदस्त, सुपर्ब रेसिपी आपने जो है वो शेयर की है, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, ये तो एक पूरा ओवरऑल कॉम्बो हो गया। इसके अलावा अब रात में क्या खाएं? मतलब अगर ये चीज़ें रात में बना ली हैं तो फिर दिन का खाना रह जाएगा, दिन में क्या खाएं? तो आपने एक और मील की रेसिपी हमें बतानी है कि वो किस तरीके से कॉम्बो बना के हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उस पर हम जो है ना वो कचौरी और पूरी, छोले, ये वाली रेसिपी जो है वो आप डिस्कस कर लें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि लोग ज़्यादातर इस तरफ भी जा रहे होते हैं कि नहीं जी ठीक है हलवा पूरी खा लेते हैं, अच्छा मौसम हो रहा है, छोले पकोड़े या फिर वाटर बॉल्स जो होते हैं वो, तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा सबक, चूंकि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में, हमारा जो एपिसोड जो है, मैंने आपको बहुत ही शानदार हलवा पूरी की रेसिपी दी थी, तो आज ना आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार कीमा कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आपने भी मुझे कहा कचौरी की रेसिपी शेयर करें। और हम सबकी फेवरेट होती है, तो गरम गरम कीमा कचौरी कैसे बनती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। श्योर, बिल्कुल बताइए। सबसे पहले सबा आपने क्या करना है, हमने कचौरी का डो रेडी करना है। अब कचौरी की डो कैसे रेडी होगी, आपने लेना है तकरीबन आधा किलो मैदा। मैदे के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप ही ऐड करेंगे, क्योंकि उसी घी ऐड करना है आपने, क्योंकि घी से ही वो फ्लेकीनेस आएगी। आधा किलो मैदे के अंदर आप ऐड करेंगे 1/4 कप के जितना मेल्टेड घी। सही। घी के साथ आप ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट। अच्छी तरीके से अपने की मदद से उससे क्रम्स बना लेंगे। जो ही वो मैदे के क्रम्स बन जाएंगे, हम उसके अंदर पानी ऐड करके उसकी मीडियम सॉफ्ट डो बनाएंगे। और तकरीबन डो को हम आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। डो हमारी आधे घंटे के लिए रख देनी है। अब हम लोग कीमे की फिलिंग रेडी करेंगे। अच्छा, अब कीमा कचौरी के अंदर जो कीमा होता है वो कच्चा होता है। हमने बीफ का कीमा लेना है और हमने लेना है तकरीबन आधा किलो बीफ का कीमा। अच्छा, उसको क्या करना है, हमने 2 से 3 मरतबा चॉपर में चॉप कर लेना है। यही वो कीमा हमारा चॉपर में चॉप हो जाएगा, हमने साइड पे रखा। अब हमने लेना है तकरीबन 2 अदद प्याज चॉपर में ऐड किए, 2 अदद हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के चॉपर में ऐड की, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड किया। इन तीनों चीजों को हम लोगों ने चॉपर में दरदरा कूट दिया। जब ये मिक्सचर बन गया, हमने वो कीमे में ऐड कर दिया। कच्चे कीमे में हमने ये सारा मिक्सचर ऐड किया, साथ नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सफेद जीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला ऐड करके हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। फ्रेश हरा धनिया ऐड किया, उसको मिक्स करके हमारा जो कीमे की फिलिंग है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने कचौरी की शेप देनी है। कचौरी की शेप देने के लिए हमने जो है उसको बेलना है। बेलने के बाद हमने सेंटर रखना है कीमे का मिक्सचर और उसको हमने फोल्ड कचौरी की शेप देके हमने उसको गरम ऑयल की हल्की आंच पे फ्राई करना है। इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि जितना अच्छा गोल्डन ब्राउन होगा उतनी अच्छी फ्लेक्स निकलेंगी कचौरी की, और शानदार हमारी जो कीमे की कचौरी है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दैट्स रियली ग्रेट। और पता है कि इतनी डिलिशियस ये चीज़ें लगती हैं ना, आप यकीन करें कि इसको मुख्तलिफ आप चटनियों के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा वजिया, अब क्योंकि मानसून के सीज़न की बात हो रही है और जाहिर सी बात है जब बारिश हो रही होती है तो इस सीज़न में ये चटपटे खाने जो हम डिस्कस कर रहे हैं यही खाने का दिल करता है। पराठे भी बड़े मुख्तलिफ अंदाज से बना रहे होते हैं लोग, कि कुछ दाल भर के पराठा बना रहे होते हैं, आलू भरा पराठा बना रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल पराठा है इस मौसम में जो आप हमें हमारे साथ में उसकी रेसिपी शेयर करें? जी बिल्कुल सबा, आलू वाले पराठे, मूली वाले पराठे और वाले पराठे तो हर कोई बना रहा होता है, हम सारी जिंदगी से बना रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे लाहौर में और कराची में भी बहुत ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि चाय वाले स्पॉट्स होते हैं, जहाँ पे आपको गरम गरम लच्छे वाले पराठे मिल रहे होते हैं। यस बिल्कुल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही शानदार लच्छे वाले पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग चाय में डिप करके एंजॉय करेंगे या फिर दही के या फिर फ्राइड एग के साथ आप जो है उसको एंजॉय करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त पठान भाइयों वाला आज जो लच्छे वाला पराठा है ना उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। श्योर, जबरदस्त, बिल्कुल बताइए। अच्छा, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी लच्छे पराठे की। आपने क्या करना, आपने लेना है फाइन आटा।
अब फाइन आटा क्या होता है? वो आटा जिसके अंदर मैदा और चक्की का आटा मिक्स होता है। सही। अगर आप लोग के पास फाइन आटा नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 कप के जितना मैदा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे 1 कप के जितना चक्की का आटा। इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे तो ये आपका फाइन आटा बन जाएगा। अब इस आटे के अंदर आपने डालना है नमक एज पर योर टेस्ट, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, राइट, और 1 टीस्पून चीनी। चीनी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे का और क्रिस्पीनेस आती है। सही। हमने अच्छी तरीके से डो के पानी से हमने सॉफ्ट डो गूंद के ऑयल लगाकर डो के पेड़ों को रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब हमने लच्छे बनाने हैं। अब लच्छे कैसे बनेंगे? हाँ। हमने पेड़ा लिया, पेड़ा लेने के बाद हमने पेड़े को बेल लेना है। जैसे हम पराठे को बेलते हैं वैसे पराठे बेल लेना है। हाँ। अब जैसे ये पराठे हमने इसको बेला और हमने एक की मदद से ना बिल्कुल बारीक 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 स्ट्रिंग्स काट लेनी है पराठे की। हमने वो स्ट्रिंग्स लेनी है बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक, और उसको हमने ऐसे करके रोल कर देना है। रोल करने के बाद हम इसका पेड़ा बनाकर ऑयल लगाकर उसको फिर से रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। हाँ। उसके बाद उसको बेलेंगे और ऑयल लगाकर या फिर देसी घी लगाकर उसको फ्राई करेंगे, जैसे तवे पे हम लोग पराठा बनाते हैं। हाँ। आप यकीन करें ऐसे पर्चदार आपके लच्छे निकल रहे होंगे, इतना शानदार लच्छे वाला पराठा बनेगा। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। और लच्छे वाले पराठे की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त आपने हमें बताई है। थैंक यू वेरी मच वजिया फॉर योर, बहुत अच्छी रेसिपीज़ आप शेयर करती हैं। और जितनी भी एक्सपर्ट शेफ़ होते हैं ना, उनकी क्वालिटी यही होती है कि आप उनसे जब पूछते हैं कि भाई हमें ये रेसिपी बताएं तो वो फ़ौरन से रेसिपी बताते हैं, और वजिया इज़ वन ऑफ देम। यू नो, इनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं। आप इनकी रेसिपीज़ घर पे ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जो डिलिशियस लगेगा इनकी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंगली जब आप बनाएंगे। सो ये जो है ना, हम जितनी भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करते हो इसलिए शेयर करते हैं कि आपके लिए आसानी हो, आपको पता चले कि जी क्या कुछ आप बना सकते हैं घर बैठे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर करेंगे एक और अहम मौजू पर गुफ्तगू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अब डिस्कशन करते हैं एक और अहम टॉपिक पर, और ये टॉपिक इतना अहम है कि लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि जो मर्द हजरात होते हैं बस उनकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ इतनी ज़्यादा ऐसी है कि बस वो तो सारी चीज़ें सह जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे फादर, आपके फादर या भाई या इस तरह से जितने भी घर में मर्द हजरात होते हैं वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो शायद अपना गुस्सा ज़ाहिर नहीं करते क्योंकि उनकी नेचर बड़ा शफीक होती है। वो बहुत ज़्यादा मेहरबान लोग होते हैं, और वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि जो एक रिस्पेक्टिव वे में किस तरीके से मैं अपनी जो है फैमिली को लेके चलूँगा, या मेरे कोलीग्स के साथ अगर बाहर वो काम कर रहे हैं तो जो मर्द हैं वो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ पर, इस पर बात करने के लिए जो है वो नौशीन अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन, क्या वजूहात लगती हैं आपको कि जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी फीलिंग्स उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करते? अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा है तो जाहिर है वो कोशिश करते हैं कि नहीं वो किसी से कोई ऐसी बात ना कहें कि कोई हर्ट हो जाए। फैमिली में भी बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बारे में ना बताएं। अगर कोई ऑफिस का स्ट्रेस है तो वो घर में डिस्कस नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में उनके साथ हो रही होती हैं, या बाकी उनका जो भी इंटरेक्शन होता है तो उसमें स्पेशली फैमिलीज़ के अंदर जो ये मर्द हजरात होते हैं ये काफ़ी जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, काफ़ी कम गो होते हैं। उसकी क्या वजह है? सबा, आई फील और इमोशंस को औरतें और मर्द हजरात इक्वली एक्सपीरियंस करते हैं, और जैसे आपने कहा वो एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो यकीनन नहीं होते। आई फील उनकी बेस, आई मीन आई लाइक टू से 3 प्राइमरी वजूहात होती हैं। एक तो उनकी इमोशनल वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। जैसे आपने मर्दों को अक्सर कहते सुना होगा, मेरी बस हो गई है, मैं थक गया हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे मैं लोनली हूँ, मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। दे हार्डली से दैट। सो उनकी इमोशनल वोकैबुलरी डिफरेंट है उनका, और उनकी नॉन वर्बल भी मुख्तलिफ है। वो जैसे आपने जिक्र किया, उनको गुस्सा आ जाता है, वो साइलेंस में चले जाते हैं। सो एक तो उनकी वोकैबुलरी बहुत डिफरेंट है, उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट है। दूसरा, आई फील कि उनको ऑल्सो वो जब वो एक्सप्रेस करने पे आते हैं अपने रियल इमोशंस, तो उनको फियर ऑफ जजमेंट होता है। वो उनको लगता है कि मैंने किसी वल्नरेबल मोमेंट पे
किसी अपनी अपनी बहन से, अपने पार्टनर से, अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, या किसी भी इवन फ्रेंड से, दे हैव बिजनेस स्टेक्स, दे हैव फैमिली स्टेक्स, सो दे फील कि एक किसी वल्नरेबल मोमेंट पे कुछ कह दिया तो मेरे अगेंस्ट नहीं यूज हो जाए, मुझे फियर, मुझे ये लोग जज ना करें। ऑफ कोर्स हमारी इमोशनल कंडीशनिंग ऐसी है जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, और यू नो यूर अ एंग्री यंग मैन, और you're a strong boy, ये हमारी कंडीशनिंग है। एंड तीसरा ऑल्सो आई फील दैट दे समटाइम्स उन पे इतना प्रेशर होता है काम का भी, और दे फंक्शनल क्रीचर्स, सो दे लाइक यार अभी मैं क्या किसी से रेंट करूं, जब मुझे ही हल करना है, मैंने इसका सारा हल निकालना है, तो बस फिर मैं वो तो वो उसको अपने अंदर रख लेते हैं। सो डिफरेंट डेफिनेटली वो हर इमोशन को एग्जैक्टली वैसे एक्सपीरियंस करते हैं जैसे खवातीन करती हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन फर्क है, एक्सप्रेशन के साथ उनका जजमेंट का फियर आ जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स they don't have safe spaces to express it. सही, बिल्कुल। और ये फिर बात वही होती है ना कि वो इतना ज़्यादा अपने अंदर चीज़ें रखना और खुद ही सोच के खुद ही उसको फील करना, उससे भी बहुत माइंड उन लोगों का डिप्रेस हो जाता है। सिर्फ मर्द हजरात नहीं, जो लोग भी अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाते, या जो लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जो है वो अपने अंदर जम करने की कोशिश करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। इस मैटर को कैसे सॉल्व करें? अगर आपको लगता है कि एक शख्स जो है अपनी फैमिली में मौजूद है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, लेकिन वो उस स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर पा रहे, अगर उनको लगता है कि वो अपने वर्किंग इन्वायरमेंट पे हैं और उनको लगता है कि जी वो स्ट्रेस की सूरत हाल में किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या किसी से इस तरह से बात नहीं करना चाहते, तो उनको बैठकर इस मामले पर कूल कामली बात करनी चाहिए, अपनी फैमिली से भी बात करनी चाहिए। लेकिन फैमिली का कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है किसी भी फैमिली मेम्बर के, मर्द के लिए कि भाई आप बात कीजिए, आप खामोश ना रहिए, अपना स्ट्रेस जाहिर कीजिए, जो भी परेशानी है वो बताइए। तो इसमें फैमिली कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? I feel Sabah family is really like the backbone. अब ज़्यादा different families के different socio-economic और cultural backgrounds होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल families होती हैं, उसमें I like the wives and the mothers, I feel primary conditioning mothers कर देती हैं। वो जैसे अक्सर वो बहुत प्राइडली कहती है, वो हमारे बेटे को तो गुस्सा बहुत आता है, तो लाइक यू नो वो गुस्सा आना तो एक सेकेंडरी बिहेवियर है, उसका प्राइमरी क्या रीजन है, उसको गुस्सा क्यों आता है, कोई इमोशन है जो कहीं पे सप्रेस हुआ है, जो अब गुस्से की फॉर्म में निकल रहा है। सो देखिए, और ऑल्सो हम एज ए सोसाइटी हम कुछ इमोशंस परमिट करते हैं, जैसे एम्बिशन है, वो हम लड़कों के लिए बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंगर है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें उनके साथ बहुत ग्लोरीफाइड होती है। तो फैमिली की कंडीशनिंग बेसिक बहुत प्राइमरी है, जो कि वाइफ से भी ट्रिकल डाउन होती है, बहनों में भी होती है, आपके लाइफ पार्टनर्स में भी होती है। सो आई फील उनको थोड़ी सी स्पेस देना जरूरी है, एंड इतना स्पेस दें कि वो अपने बारे में बात कर सके, और अगर उन्होंने बात कर दी कभी गलती से तो उसको उसके अगेंस्ट वेपनाइज ना करें। उनके वल्नरेबल मोमेंट में अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी शेयर किया है तो उसको वहीं छोड़ के उसको कहीं आगे उसके बारे में ताना ना मारें, उसको उनके अगेंस्ट यूज ना करें, उनको लेटर आर्ग्यूमेंट्स में ना लेकर आए। जस्ट बी अ वेसल टू हियर देम एंड गिव देम दैट स्पेस दैट यस आई एम हर्ड। ये एक बहुत वैल्यूएबल चीज है जो घर की खवातीन, पार्टनर्स, वाइफ्स, मदर्स मिस आउट करती हैं। सही। अच्छा, यहाँ पर अपब्रिंगिंग जो है वो कितना काउंट करती है और कितना मैटर करती है? क्योंकि जब ये मर्द हज़रात अगर खामोश होते हैं या फिर ये डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें बचपन से लेकर बड़े होने तक वो आगे वो इसी तरह ही होते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली से बात नहीं की होती है, और वो अपने स्ट्रेसेस अपने तक ही रखते हैं, और वो उस तरीके से लोगों को तंग नहीं कर रहे होते, या वो खुद अपने ऊपर सारा प्रेशर जो है वो झेल रहे होते हैं। तो इसमें अपब्रिंगिंग कितनी काउंट करती है कि कौन एक्सप्रेसिव होगा, कौन एक्सप्रेसिव नहीं है, कौन डिस्कशन कर सकता है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, बहन भाइयों को बता सकता है या दोस्तों से शेयर कर सकता है, ये बताइए। आई फील अपब्रिंगिंग बहुत बिल्कुल प्राइमरी होती है। आपके सारे फैमिली, इवन फादर्स फॉर दैट मैटर, फादर्स ने देखिए एक तो होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो होती है नॉन वर्बल, एक आपको कल्चरल, एक आपको जनरेशनल इनहेरिटेंस आई हुई होती है। ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एज वेल कि आपके कैसे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, बट द वे दे सी देयर फादर्स, द वे दे सी देयर आइडियल फिगर्स, वो वैसे भी उसको ग्रास्प करते हैं। उनके फादर्स ने भी कभी किसी के साथ ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया होता,
मैक्सिमम आप हम उर्दू ड्रामाज में भी देखिए फादर का क्या रोल होता है कि बस वो चाय पी रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्स दे रहे होते हैं, वो थोड़ी सी बात करके फिर अपना कहीं पे चले जाते हैं। सो आई फील ऐसा नहीं है कि देखिए इमोशन तो लाइक हम साइकोलॉजी भी कहते हैं टेक द इमोशन टू वेयर इट बिलोंग्स, इट इज देयर। अगर वो यहाँ पे बात नहीं करेंगे उनका वो इमोशन कहीं और किसी और तरीके से निकलेगा। तो कमिंग बैक टू फैमिली अपब्रिंगिंग, आई थिंक फैमिलीज में एक कल्चर होना चाहिए कि हाँ बेटों के आप काम को, उनके पैसे कमाने की सलाहियत को, उनकी प्रोवाइडर टेंडेंसीज को ग्लोरीफाई करें, लेकिन ऑल्सो उनकी वल्नरेबिलिटी को स्पेस दें, क्योंकि वो उनको हम जब स्पेस नहीं देते तो वो मुख्तलिफ तरीकों में डिस्प्लेस होता है, स्पेशली उनके एंगर में डिस्प्लेस होता है। सही। अच्छा, अब ये जो आपने बताया ना लॉजिक्स, ये बिल्कुल ठीक आप बात कर रही हैं, लेकिन नौशीन ये मसला किस तरह सॉल्व किया जाए? क्योंकि आपने देखा होगा कि एंजाइटी के जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं, जिन लोगों में हार्ट स्ट्रोक होता है, जिन लोगों को हार्ट की डिजीज़ होती है, जो लोग एंजाइनल पेन का शिकार होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जम करके बैठे होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते, या वो उस तरीके से अपनी फैमिली में बात नहीं कर रहे होते, या वो अपने कोलीग्स के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे होते। तो इससे डिजीज़ेस भी बनती हैं, इससे ओवर थिंकिंग भी बढ़ती है, और जब ओवर थिंक करते हैं तो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, और जब नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो समहाउ यही लोग फिर शाउट करने लगते हैं, यही लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करने के बजाय यही लोग अपनी पर्सनैलिटी को दूसरे के लिए अजाब बना देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ये इसके इम्पैक्ट्स होते हैं, फिर ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये डिप्रेशन के पेशेंट्स बन जाते हैं, क्योंकि एक टाइम तक आपने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आई, अब आप डिस्कस तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर आप क्या कर रहे हैं कि अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन किसी और पर इम्पोज कर रहे हैं, और वो किसी और को समझ नहीं आ रहा लॉजिकल रीज़न है। इस पर डिस्कस करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात करें, नौशीन इस वक्त हमारे साथ हैं, कि सिवियरिटी क्या हो जाती है कि जब लोग खामोश रहते हैं और फिर जब एकदम ये सप्रेशन नेगेटिविटी बन के बाहर आती है तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिविटी से भर जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, और वो लोग मेंटली उतने परफेक्ट नहीं होते। जी नौशीन। जी सबा, कमिंग बैक टू दिस, आई फील ये फॉर इमोशन, देखिए इमोशन रेगुलेशन मर्दों को भी उतनी चाहिए होती है जितनी खवातीन को चाहिए होती है, एंड ऑफ कोर्स एक ओवरनाइट कल्चर नहीं हो सकता कि वो फौरन से अपने इमोशंस के बारे में बातें करने लगे। वेरी इंटरेस्टिंगली मैं ब्रेक पे सोची थी कि जितने भी मेरे पास थेरेपी पे क्लाइंट्स आते हैं, एक तो मर्द हजरात बहुत मुश्किल से आते हैं, दे हार्डली सीक थेरेपी, लेकिन जो आते हैं वो सबसे ज्यादा लॉयल और कंसिस्टेंट क्लाइंट्स होते हैं। बिल्कुल। So I really experienced that they have a lot to speak about, to talk about, to process. They don't feel as they don't get a safe space to talk about it. उनको fear of judgment इतना सारा होता है। तो और जैसे आपने कहा, फिर वो पेंट अप होता है, फिर वो नेगेटिविटी में तब्दील होता है, फिर वो बिहेवियर में आता है। तो उसमें अगर उनके घर वाले, उनके फ्रेंड्स ऑफ कोर्स उनको वो स्पेस दे, एंड ऑल्सो आई फील शुरू से एक फैमिली कल्चर होना चाहिए कि अपने आप को रेगुलेटेड रखें। आई फील अदर देन टॉकिंग देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल, जैसे खवातीन आपस में बातें करके अपने आप को सेट कर लेती हैं, काफी शॉपिंग पे चली जाती हैं, काफी घरों के कामों में लग जाती हैं, काफी अपना काम भी करती हैं, बहुत एम्बिशियस भी होती हैं। लाइकवाइज men have to stay equally functional. Many find a lot of उनको जिम में जाके वेट्स उठा के और अपनी ट्रेनिंग करके उनको बहुत इजी फील होता है। अक्सर मेरे क्लाइंट्स कहते हैं नहीं हम नमाज पढ़ लेंगे और हम जिम चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। उनके एक्सप्रेशंस के फॉर्म्स बहुत मुख्तलिफ हैं। और अगर आप किसी लड़के से या किसी मर्द हजरात से बात भी करें ना कि इमोशंस का टॉपिक भी छिड़े, तो बड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। सो इट्स अ नॉन फेमिलियर स्पेस फॉर देम। असल में एक्चुअल में हाँ नौशीन, आई टोटली अग्री विद यू। एक्चुअल ये प्रॉब्लम जो है ना, कुछ लोगों में ईगो का होता है। अब वही जो मैंने आपको अपब्रिंगिंग की बात की थी ना, कि कुछ लोगों की ईगो उनको अलाउ नहीं करती है कि वो ज़िंदगी के किसी भी मामले में किसी भी जगह पर फिट हों या खुश रहें। उनकी अपनी ईगो की वजह से वो अपनी खुशियाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि नहीं, वो कहते नहीं इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हम जिम चले जाएंगे, इट्स फाइन, हम वॉक कर लेंगे, लेकिन वो आपको खुलकर नहीं बताएंगे कि नहीं वो परेशान है, नहीं वो अंदर से वीक फील कर रहे हैं,
नहीं उनको अंदर से डर है, नहीं किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, बट दे नेवर डिस्कस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो कि ओके मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, लोग मुझे ये समझते हैं, लेकिन मैं अगर डिस्क्लोज़ कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, ये तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, लोग कहेंगे अच्छा जी ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो इमोशंस का प्रॉब्लम हो या फिर कहीं पर किसी कंसेंसस का प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में ये जो मैन ईगो है ना, ये प्रॉब्लम करती है उन लोगों को जो कि किसी भी तरह से लाइफ में कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं। ये आप जितने भी अपने क्लाइंट से बात करेंगी तो कोई ना कोई किसी के साथ ट्रॉमा रहा होता है, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होती है, और उसके बाद फिर वो इस तरह से दे बिकम ईगोइस्टिक, देन साइलेंट, देन फिर दे कम टू यू कि जी हम परेशान हैं। जी डेफिनेटली सबा ईगो, देखिए ईगो की कंस्ट्रक्शन भी तो घर में ही हुई है ना। हाँ। ईगो की लाइक यू नो दे आर उनको इतना इन्फ्लेटेड बना दिया है कि हाँ। नहीं तुमने प्रोवाइड भी करना है, तुमने कमा के भी लाना है, तुमने Right. घर को भी जोड़ के रखना है। हाँ। सो यस वो कंस्ट्रक्शन भी उनके घरों में ही हुई है। तो यूर 100% राइट, दे फियर जजमेंट, ताकि क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो रहा होता है। सो आई फील इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, सेल्फ रेगुलेशन, कि आप ये रियलाइज करें कि अगर इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली आपकी अपनी जान पर ही आएगी, आपके हार्ट में अपने आगे जाके स्टंट्स पड़े होंगे। हाँ। और आपको दिल के दौरे पड़े होंगे। सही। तो उस नहज पे अपने आप को लाना ही नहीं चाहिए। और उससे पहले, एंड ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी क्रूअल फॉर मी टू से दिस, हाँ। बट वी एज women and people in the household हाँ। should give them that space as well. हम हाँ। भी वो थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बात करते हैं। हाँ। तो वाइफ्स कितना आगे से कहती हैं कि नहीं, लाइक यू नो आई मीन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपको करना है। हाँ। अब देखिए रिजेक्शन है, लोनलीनेस है, Fear of shame rejection वो है। क्या- हाँ, वो right. क्या अपने काम में फेस कर रहे होते हैं। वो हाँ। तो नहीं आके अपना लाइक यू नो what they face with their bosses and their businesses. They have so many fears too. But if they speak about it at home with their mothers and their wives or their partners, then they fear कि हमें तो जज करेंगे या हम उनके साथ less powerful नजर आएंगे। हाँ। हम अपना कंट्रोल कहीं ऐसा ना हो कि हम पावरलेस नजर आए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई Exactly. हाँ मतलब कोई ऐसा ना हो कि हमारी पर्सनालिटी कहीं से वीक नजर आए। इधर दे हैविंग सो मच प्रॉब्लम्स एंड ऑल, बट ये प्रॉब्लम ईगो का होता है और अपब्रिंगिंग का होता है। अगर शुरू से पेरेंट्स ये अपब्रिंगिंग करें कि जो भी हालात और वाक़यात हैं आपने स्ट्रेट रहना है, सिंपल रहना है, और ईगो का मुजाहरा इंसान वहाँ पर करता है जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर आपका किसी से कोई ऐसा प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। बट कुछ लोग जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये लाइफ के हर फेस में ईगो में रहते हैं, इनके दोस्त ये लोनली हो जाते हैं, इनके दोस्त नहीं बन पाते। फिर इसके अलावा इनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, घर वाले भी आपने देखा होगा इन लोगों को कह रहे होते हैं नहीं भाई उनकी तो नेचर ऐसी है, वो तो ऐसी नेचर के हैं। वो नेचर के पीछे जो है ना वो ईगोइज़म होता है, नेचर के पीछे फेयर ऑफ लूजिंग होता है, नेचर के पीछे पावरलेस होने का खौफ होता है कि ये ना हो कि जी कोई मुझे ऐसे कह दे तो वैसे कह दे। तो ये चीज़ें कैसे ओवरकम करे एक इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ बचपन से ही हैं, ट्रॉमा भी देखा है, उसको बचपन से बताया गया है यू आर हीरो, मतलब आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो कैसे ओवरकम करे अपनी पर्सनालिटी में? सब ये तो बहुत इनको तो जनरेशंस लगेंगी ओवरकम होने में, या बहुत सेल्फ वर्क चाहिए ओवरकम होने में, बिकॉज ये इतनी हमारे ये बिल्कुल हमारा सेकंड नेचर बन चुकी है, एटलीस्ट हमारे कल्चर में तो। सो ये सभी आपका ये टॉपिक पे बात करना, दिस इज रियली लाइक दीज आर फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स जो अब चेंज हो रहे हैं। अब जो आने वाली जनरेशन के लड़के हैं वो हैं थोड़े वल्नरेबिलिटी शो करते हैं, इमोशंस को अपने रेगुलेट करना जानते हैं, लेकिन अभी भी वो थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि वो उनको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारे वर्क इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे हमारी स्कूलिंग हो, हर जगह पे हमें अपने जो हमारी कंडीशनिंग है उसको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, और शायद अब हम करने भी लगे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है। थैंक यू वेरी मच नौशीन, जिस तरीके से आप बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर आप बात कर रही हैं, और बात वही है कि जब भी ये बात होती है कि आपने ये बात करनी है कि जी क्यों जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते, तो इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, इसकी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर जो है वो आपने सोचना होता है, समझना होता है। कुछ लोग वाकई फैमिली वाइज बड़ा इमोशनल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, इमोशनली बहुत डिप्रेस होते हैं, और वो नई अपनी फैमिली के सर्टन सर्कमस्टांसेस में डिस्कस नहीं कर सकते, ख़ुद अपने अंदर वो चीज़ें लेते हैं। और आपने देखा होगा जी सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया,
सडन जो है इंजाइनल पेन हो गया, वो पेन होता है जो वो अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। एंड कुछ लोगों का मेंटल कंडीशन ऐसे होता है कि वो वाकई ईगोइस्टिक होते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए टर्म्स बनी है नार्सिसिस्टिक। तो मसला सारा ये है कि देयर आर 3 to 4 कैटेगरीज ऑफ मैंस। कुछ लोग किसी वजह से अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ओवर थिंक करते हैं, यानी उन्होंने जो बोला उसके ऊपर भी ओवर थिंक करेंगे। उनको उनकी लाइफ में हर टाइम स्ट्रेस होता है, कभी किसी को जज करने का स्ट्रेस होगा, कभी किसी की कोई गलती जो है उसके ऊपर काम करने का स्ट्रेस होगा, वो कभी अपने आप को नहीं देखते। तो अपनी लाइफ को अगर आपने स्ट्रेस फ्री रखना है, अपनी लाइफ को अगर आपने इस तरह से रखना है कि आप खुद स्ट्रेस में ना रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखें कि अगर आप किसी को किसी चीज़ पर हाईलाइट कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखें। अगर आपको कोई चीज़ इरिटेट करती है, अपनी फैमिली से शेयर करें, अपने घर में शेयर करें, अपने दिल का बोझ हल्का करें। ये बिल्कुल नहीं करें कि आप कोई बात दिल में लेके बैठें। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, उससे बात करें, उससे शेयर करें। बट समहाउ अगर आप इन तमाम चीज़ों को अगर इमोशनली बिल्ड करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है डिजीज़ का शिकार होते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से बिल्ड करते हैं तो आप फिर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट बनते हैं। और फिर इन लोगों के लिए टर्म्स यूज़ होती है कि जो नार्सिसिस्टिक हैं, ये वो लोग हैं कि ये माइट इज़ राइट के तौर पर चलना चाहते हैं। तो अपनी लाइफ को आसान कीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, आप अपनी वालदा से डिस्कस कीजिए, अपने फादर से डिस्कस कीजिए, बहन भाइयों से डिस्कस कीजिए, दोस्तों से डिस्कस कीजिए, किसी से आपको प्रॉब्लम है उससे जाके डिस्कस कीजिए। बट आपने अपने जहन से तमाम तर नेगेटिविटी को वॉश आउट कर देना है और ये सोचना है कि ये सब साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं और किस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर होता है और किस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ओवरऑल दिमाग पर होता है, और ये सारी चीज़ें फिर आपकी लाइफ को चला रही होती हैं। तो खुश रहिए और दूसरों का ख्याल रखिए और हंसते बोलते आगे बढ़िए, एक दूसरे की मदद कीजिए, नेकियां करना ना भूलिए और हमारा शो भी देखना मत भूलिए। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आपने हमें ज़रूर फीडबैक देना है आज के शो का, सो कीप वॉचिंग सिटी एट 10।